हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेंशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं मेरे इस चैनल पे गणित विषय पढ़ा रही हूँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 8th क्लास की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी बिल्कुल प्रेस करके रखिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। इस बार मैं आपके साथ एक नई टेक्नोलॉजी के साथ आई हूँ। अगर आपको ये टेक्नोलॉजी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको इसमें पढ़ना अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं इसमें जारी रखूं या फिर वापस मैं बोर्ड के साथ इसको पढ़ाऊं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मुझे बताइएगा कि इसमें आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, मैं आपको पीडीएफ दूं या नहीं दूं। तो इस तरह की बातें भी आप कमेंट में कमेंट करके लिख सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। और इसके अलावा हम प्रश्नावली 2 की 2.1 पढ़ चुके हैं, 2.2 आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए, 2.2 में पहला सवाल है, हमें ट्रू और फॉल्स यानी कि सही और गलत बताना है। सही और गलत में हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे ट्रू फॉल्स में मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। प्रत्येक सम संख्या का घन सम होता है या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पे कि प्रत्येक संख्या का जो घन है वो सम होता है या नहीं। मैं आपको थोड़ा सा इसमें अच्छे से करके बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक सम संख्या का घन सम होता है या नहीं। बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर आप किसी सम संख्या लेते हो, जैसे कि आपने 2 ली, अब इसका आप 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि 2 × 2 × 2, तो क्या आएगा? 8 आएगा। तो 8 क्या है? एक सम है। तो सही बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं कि एक पूर्ण घन संख्या 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होती। तो ये भी करेक्ट बात है, क्योंकि जैसे कि मान लो आपने 10 लिया है, 10 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 3 बार 0 होगा, जो कि 2 बार शून्य पर समाप्त नहीं हो रही है। तो ये भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट बात है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ये गलत है। ये होता है, जैसे कि आप देख सकते हो, 2 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, यानी कि 8 आएगा, जो कि 8 पर समाप्त हो रही है। तो ये बात बिल्कुल रॉन्ग साबित हो जाती है, तो हम यहाँ पर रॉन्ग कर देंगे। अब अगला है यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उस घन 25 पर समाप्त होता है। यानी कि आपने 5 लिया, अब उसका हमने वर्ग करा तो वो 25 आया। तो बिल्कुल करेक्ट बात है, जी हाँ, 5 का वर्ग 25 होता है। तो ये भी एक करेक्ट बात हो गई। अब इसके बाद हमने देखा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं, एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक का ही होता है, जो कि रॉन्ग बात है। जैसे कि मान लो अगर अगर हमने देखा 3 है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 यानी कि 27 आएगा, यानी कि इसकी संख्या 2 है। इन अंकों की संख्या क्या है? 2 है, एक नहीं। तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया है। ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर हमने देखा 2 अंकों वाली संख्या का घन 4 से 6 अंकों का होता है। जी नहीं, यहाँ पर बिल्कुल रॉन्ग साबित हो जाओगे। जैसे कि यहाँ पर अगर हमने 6 लिया तो 6 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 होगा, जो कि 3 है। 4 से 6 होता है, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ फिट नहीं बैठ रही है। तो ये भी क्या होगा? सही होगा। जैसे कि मान लो आपने यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। अब आपने लिया 10, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करा तो कितना आया? 4 होता है। कितना आया? 4 होता है। तो ये भी क्या है? राइट है। ओके। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। चलिए पढ़ते हैं इसे, क्या लिखा है क्वेश्चन में। आकलन विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है?
64। तो 64 को हम लिख लेते हैं पहले। पहला क्वेश्चन है 64। इसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी जो आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देती हूँ। जी देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे घन। सॉरी, यहाँ पे अच्छे से लिखना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर है घन, ठीक है। यहाँ पर है घनफल, और यहाँ पर है लास्ट लास्ट डिजिट, या फिर लास्ट नंबर भी कह सकते हैं हम। लास्ट डिजिट, ठीक है। सबसे पहले हमने हमने देखा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इस तरह से ये हो गया, अभी मिटा देती हूँ। हमने देखा यहाँ पे कि इस तरह से हमें कुछ संख्याएं लिखनी है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे घनफल लास्ट डिजिट, ठीक है। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे चीज को, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा 1, तो घन लेंगे हम तो 1 का क्यूब लेंगे, तो 1 का क्यूब क्या होगा 1। इसका लास्ट डिजिट क्या है 1, ठीक है। अब हम यहाँ लेंगे 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होगा 8, यानी कि 8 होगा। तो इस 8 का लास्ट डिजिट क्या था 2, तो यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। अब हम लेंगे यहाँ पर 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। तो 27 में जो घनफल थे वो किसका किसका था 3 का था। 3 का जो लास्ट डिजिट क्या होगा 3, ठीक है। 4 4 का अगर हम क्यूब करें तो क्या होगा 64। तो 64 जिसका था 4 का था ये क्यूब, तो 4 4 में लास्ट डिजिट क्या है 4, तो इसकी 4 डिजिट लास्ट डिजिट क्या होगी 4 होगी। ऐसे ही हम 5 का भी देखेंगे, चलिए देखते हैं। देखते हैं अब हम 5 का भी देखेंगे। अब हम 5 का देखते हैं अब हम 5। तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 125, ठीक है। 125 आएगा, तो 125 में जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 5, ठीक है। 6 का करेंगे, 6 का करेंगे तो इसका इसका क्यूब 6 का क्यूब क्या होगा 216, यानी कि 6 का घन 216 होता है, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है 6 है। ऐसे ही हम 7 का करेंगे, तो 7 का कितना होता है 343 होता है, और इसकी जो लास्ट डिजिट होती है वो क्या होती है 7 होती है, क्योंकि ये 7 का क्यूब होता है। तो 8 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 512 आएंगे। 512 जिसका क्यूब था उसका लास्ट डिजिट क्या है 8, यानी कि यहाँ पर आएगा 8। ऐसे ही हम देखेंगे यहाँ पे 9 और 10 का भी देखेंगे हम। 9 और 10 का भी देख लेते हैं साथ के साथ। 9 और 10 का भी देखते हैं हम। 9 का क्यूब क्या होगा 729, सॉरी यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, 729, जिसमें हमने देखा कि इसका लास्ट डिजिट क्या है 9। यहाँ पे हमने 10 का क्यूब करा,
तो क्या होता है वो 1000 यानी कि 1000 होता है, जिसका लास्ट डिजिट क्या होगा 0। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक एक्सेप्शनल है यानी कि अपवाद है। वो अपवाद मैं आपको बताती हूँ कहाँ पर है। वो अपवाद यहाँ पर, यानी कि 2 और 3 में जो अपवाद है एक्सेप्शनल है कि यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है 8 और 7 है, 8 और 7 है, यहाँ पर ये अपवाद है। क्या है? अपवाद। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर ये अपवाद है। अपवाद, ये दोनों क्या है? अपवाद। यहाँ पर लास्ट डिजिट 8 और 7 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या दी गई है? 2 और 3। तो ठीक है, मैं इसको मिटा देती हूँ, ये मैंने जो लाइन खींची है इसको। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे की ओर। प्रश्नावली की ओर। ठीक है, तो प्रश्नावली में पहला सवाल था हमारा 64। तो 64 को मैं उतार लेती हूँ यहाँ पे। सिक्सटी फोर, यानी कि 64 में हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि 64 को हम पहले 3 संख्याओं में करेंगे। पहले हम आकलन विधि से कर लेते हैं। 0 6 4, 0 6 4 है यहाँ पे, और 3 संख्याओं में करने के बाद जो 4 है वो किसका इकाई अंक है? 4 का। ठीक है, 4 का इकाई अंक है, यानी कि 4 का क्यूब ही 64 होएगा। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं, मैंने आपको ऊपर लिखवाया था कि 4 का क्यूब करने पर 64 आ रहा है, तो 64 का जो इकाई अंक है वो क्या है? 4 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 4 की क्यूब इक्वल टू 64, यानी कि 64। यानी कि इकाई अंक क्या है? यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है? इकाई अंक क्या है यहाँ पे? 4। ठीक है, जो क्या है? जो 4 के, आगे भी लिख देती हूँ मैं इसमें, जो 4 के घन फल का लास्ट डिजिट है। ठीक है, अब इसी को ही हम किस में करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि में। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि में कैसे होएगा देखते हैं। तो 64 के हम अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड हम इस प्रकार से करेंगे। 64, जिसकी हमने गुणनखंड करे। 64 में किसका भाग जाता है? पहले हम 4 का ही दे देते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि 4 का क्यूब ही 64 होता है, इसलिए हम यहाँ 4 लिख देते हैं। तो 4 का भाग इसमें कितनी बार गया? 16 बार। 4 का भाग दिया तो कितना आया? 4 बार। फिर 4 का भाग दिया 1 बार। तो यहाँ हमने देखा कि जो गुणनखंड है वो हमें कितने प्राप्त हुए हैं? 4 × 4 × 4। ओके, तो हमें अभाज्य गुणनखंड कितने प्राप्त हुए? गुणनखंड कितने प्राप्त हुए हमें? 4 × 4 × 4। इट मीन्स 4 क्यूब
इक्वल टू 64 यानी कि 64। आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने एक क्वेश्चन आपको तरीके से प्रोसेस करके बता दिए हैं। अब मैं आपको बिना प्रोसेस के सिर्फ सिर्फ बता कर, सिर्फ प्रोसेस को पूरा फॉलो नहीं करूंगी, सिर्फ अच्छे से आपको समझा कर बताऊंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि 343 यानी कि 343 है। इसे हम लिख लेते हैं 343। ये ऑलरेडी 3 संख्याओं में है, 343। ठीक है, ये ऑलरेडी 3 संख्याओं में है। इसमें हमने देखा इकाई अंक क्या है, यानी कि जिसके पीछे 3 है उसका इकाई अंक क्या था, 7। यानी कि ये 7 का क्यूब है। मैंने आपको बताया था, जो टेबल आपको मैंने ऊपर लिखवाई है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैं आपको ऊपर बताया था कि जो मैंने इसके आगे का जो पेज था उसमें मैंने आपको बताया था कि 343 किसका होता है, 7 का क्यूब होता है। तो इसमें इकाई अंक क्या है, 7। तो 7 ही इसमें क्या है, इसका घनफल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको पता लगाएंगे। ठीक है, हमने 7 का भाग दिया, 4 सत्ते 28 49। 7 का फिर भाग दिया तो कितना आया, अभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहे हैं, 7 बार आया। इस तरह से हमें 1 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हमें गुणनखंड कितने प्राप्त हुए, 7 इंटू 7 इंटू 7, जो क्या दर्शाता है कि 7 का क्यूब ही क्या है, 343। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है 5832। क्वेश्चन नंबर 35832। तो इसमें देखा हमने 3 अंक हमने ले लिए। 3 अंक किस में बैठ रहे हैं, जिसके पीछे 2 आता हो, किससे बैठता है, यानी कि 2। 512 यानी कि 8 का क्यूब, 512 किसका घनफल है, 8 का। तो 8 का इकाई अंक क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर ये 8 हमने लिख दिया। अब हम सिर्फ 5 ही हमने छोड़ा था, तो इस 5 का भी हम कर देते हैं कि ये 5 एक क्यूब से तो ज्यादा है और दो के क्यूब से, यानी कि 2 के क्यूब से कम है। तो छोटा यहाँ पर क्या हुआ, 1। तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, यानी कि ये 18 का क्या है, क्यूब। 18 का क्यूब क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि 18 का क्यूब 5832 है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लगभग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। मैंने पहले के 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, मैं सिर्फ आपको आकलन विधि के द्वारा करके बता रही हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 74088। तो इसमें जो अंक है 3, उसमें 8 किस में आ रहे हैं, 2 में आ रहे हैं। यानी कि हम जब 2 का घनफल करते हैं तो 8 आता है। यानी कि 8 किसका घन है, 2 का। तो 2 का इकाई अंक क्या है, 2। तो ये 2 हमने लिख दिया।
अब बाकी जो बची हुई संख्या है वो किसके क्यूब के मध्य आते हैं, यानी कि किसके घनफल के मध्य आती है, यानी कि जो 74 है वो 4 के क्यूब से तो क्या है बड़ा, और 5 के क्यूब से क्या है छोटा। तो यहाँ हम छोटे को महत्व देंगे और यहाँ पर आएगा 14। तो 14 का क्यूब क्या होगा, 740 88। ठीक है, इसे हम चाहे तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले के 2 क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड विधि से करना बताया था, तो आप अब अभाज्य गुणनखंड विधि से भाग देते जाइए, और जब तक भाग न दे, जब तक एक ना आए लास्ट में, तब तक हमें भाग देते रहना है। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 5 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, 3375, और क्वेश्चन नंबर 6 में 0648। ठीक है, तो 335 है, तो 5 किस में आता है, तीन संख्या लेंगे अगर हम, तो 5 किस में आता है, जब हम 5 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है 5 का क्यूब, 125 के आसपास आता है। तो यहाँ हम 5 लिख देते हैं इस तीन में अंक, क्योंकि 5 है और यहाँ पर 3 बच रहा है, तो ये किसके बीच आता है, 3 किसके बीच में आता है, और 2 के क्यूब में, 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आता है, इसलिए हम यहाँ छोटे को महत्व देंगे, 1 देंगे, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, और यहाँ पर ये 15 किसका क्यूब हुआ, 3375, यानी कि 3375 का। ऐसे ही हमने देखा यहाँ पर 8 किस में आता है, 2 में आता है, तो ये तीन संख्या के लिए हमने 2 ले लिया, यानी कि 2 का जब हम क्यूब करते हैं तो 8 आता है। तो जो 2 का घन, 8 का जो घन है वो 2 है, 2 का इकाई अंक क्या है, 2 है, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। अब बाकी बचा 10, जो किसका है, जो कि 2, जो 10 है जो कि 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आता है। तो यहाँ हम छोटे को चूज करेंगे, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। इसी प्रकार 2 का क्यूब क्या आएगा यहाँ पे, 2 का क्यूब क्या आएगा यहाँ पे, यानी कि 22 का क्यूब 10,648 आएगा। इसी तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ कमेंट में अपनी जो 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 आप याद नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, उसमें कमेंट में लिखिए, और आंसर भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में आपके हाथों देखती हूँ कि आप कमेंट में क्या करते हो, आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कमेंट में आप लिखिए इसका आंसर, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आप कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।